सेवन्थ क्लास का जो थर्ड लेसन चल रहा था, नेक्स्ट है धागे से वस्त्र तक। नेक्स्ट टॉपिक है कि धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं कि जो धागे निर्मित कर लिए थे। धागे से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसकी जो विभिन्न विधियां हैं। जो पहली विधि है बुनाई, तो क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुवाई कहते हैं। बुवाई कहते हैं कि धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके जो 2 धागे लेकर यदि हम उनको ऊपर नीचे यदि व्यवस्थित कर दें, जिससे वस्त्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो प्रक्रिया है वस्त्र बनाने की उसको क्या कहा जाता है? बुवाई या वीविंग कहा जाता है। आइए कागज़ की कुछ पट्टियाँ को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5, भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन 2 सेटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़ों पर को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाओं। जिस प्रकार से ये दिखाया गया है कि हम किसी एक पेज को लेकर के पहले उसको इस प्रकार से मोड़ने, फिर उसको इस प्रकार से मोड़ने। कि इस डायग्राम में आप क्या दिखाया गया है कि पहले इस प्रकार से ग्रीन कलर की जो पट्टियाँ हैं वो लंबी इस प्रकार से लगाई गई है। उसके बीच में एक ऊपर नीचे करके इस प्रकार से एक रेड कलर की पट्टियाँ डालते हैं। यह जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। बुनना, जिससे आप समझ सकते हो। 3.12 में दिखाए अनुसार बुनिए। अब इस चित्र में आपको अभी बताया था कि किस प्रकार से बुनाई की जा रही है। तो पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से धागों को 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना पर बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित हैं। ये करघे हैं जो हस्त द्वारा, हाथों द्वारा बनाए जाते हैं और इसकी सहायता से वस्त्रों को बनाया जाता है। तो नेक्स्ट है कि एक विशेष प्रकार की बुनाई, ये हथकरघा है हाथ के द्वारा। क्या कभी आपने यह देखा है कि ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? आपको बुनाई, जिसको नीटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? अब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो पहली एक लड़की का नाम है, वह यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? नारियल का जो बाहरी खोल होता है उससे आपने क्या किसी वस्त्रों को देखा है? तो किन किन वस्त्रों में इसका उपयोग होता है? वस्त्रों में को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि
नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। फिर है वस्त्र सामग्री का इतिहास, कि वस्त्र सामग्री को किस प्रकार से, मतलब कि कहाँ से किस प्रकार से इसका प्रारंभ किया गया। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। वस्त्रों के विषय में पूर्व ग्रामीणों प्रामाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ, जिसको क्या कहते हैं टोकरी, बनाना सीखा। कि विभिन्न घास फूस से पहले तो चटाई और टोकरी बनाना प्रारंभ किया। जिस प्रकार से टोकरियाँ बनती है उसी प्रकार से वस्त्रों तंतुओं को निर्मित बुनाई के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया गया। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई गई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों को बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। कि आज भी बिना सिलाई के भी जो धोती है, साड़ियाँ हैं, लुंगी है, वो पगड़ियाँ हैं, बिना सिलाई के ही उनको पहनने के काम में लिया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विविधता का अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रकार से। यदि हम किसी दूसरे देश को देखें या जानने का प्रयास करें तो वहाँ पर हमारे देश से जो पहनावा है वो अलग है। उसी प्रकार वस्त्रों में भी पहनावा अलग है। खाने पीने की वस्तुओं में भी चेंजेस हमारे को देखने को मिलता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कपास का गोलक लेने से उसको ओटना मतलब कि उससे बीज अलग करना। बीज निकलने के बाद उसके क्या बन जाते हैं, रेशे। रेशे की क्या की जाती है, कताई करके उसके क्या बनाए जाते हैं, तागे बनाए जाते हैं। और तगाई से बुनाई या बंधाई के माध्यम से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ये ध्यान रखना, रेशे से तागे निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। और गोलक से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओटना कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। ये वैसे लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जिन्होंने जो पिछले दो लेसन है वो नहीं किए वो जो कर लें, और नेक्स्ट जो अगली क्लास में अपने ये लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो ओके, थैंक यू।